गुड इवनिंग। राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो हम पीछे पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जिसके 2-3 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। उसी के आगे का आज हम पढ़ेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपको दोनों चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल दें आपका लिए जो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वो भी क्लास 12th। ठीक, ये हमारा है। इसमें हम पीछे की क्लासेस पढ़ चुके हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने पीछे आपको बता रहे, एक वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ा है और एक वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है। दो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हैं। तो उसी के आगे का टॉपिक जो है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर। वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर की बात करेंगे। तो पीछे आवाज़ आ रही है ना? आई होप कि आपको ये आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर की हम बात करते हैं। ठीक, वैद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच लेंगे और एक तरफ हम डाल लेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, और दूसरी तरफ डाल लेंगे हम वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक, अपघटनी सेल को आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और वैद्युत रासायनिक सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ठीक, आइए हम समझते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इन दोनों सेलों को अगर आपने डीपली से पढ़ना है, अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा है और इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आप हमारे पीछे की क्लास, जो हमारी पीछे वाली क्लासेस चल चुकी हैं, उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उनकी वीडियो या फिर उनकी लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूँगा, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला अंतर हम आपको बताते हैं, जो हमने जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाए थे सेम आप वैसे ही पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक बार मैं आपको चित्र से बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है हमारा एक पात्र है, और इस पात्र में क्या होता है, एक ही पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। आपने पीछे पढ़ा होगा, हमने पीछे आपको पढ़ाया है। और एक पात्र होता है और एक ही पात्र में आपके 2 सेल लगे होते हैं। ठीक,
कितने सेल लगे, मतलब 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों का जो है हम कैसे संयोग कर देते हैं, बैटरी से संयोग कर दिया जाता है इनका, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। इनमें क्या करते हैं हम, इसमें वैद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं, ठीक। काय का विलयन, वैद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया जाता है इसमें। तो एक जो है आपका एनोड होता है, मतलब इसमें एक एनोड का, और दूसरा जो होता है वो आपका कैथोड होता है। एनोड पर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके एनोड की ओर, मतलब जो धनायन होता है वो इधर और ऋणायन जो होता है वो इधर, यानी कि माइनस वाला आवेश जो होता है वो इधर जाता है और प्लस वाला आवेश जो होता है वो इधर जाता है कैथोड की ओर, ठीक। ये सेल होता है। वैद्युत रासायनिक सेल को हम चित्र से बताना चाहेंगे कि इसमें क्या होते हैं कि 2 पात्र होते हैं, ठीक, यानी कि 2 पात्र होते हैं। ठीक, 2 पात्र होते हैं और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ दिया जाता है, और दोनों विलयनों को हम लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से जोड़ देते हैं, लवण सेतु की सहायता से, ठीक, जोड़ दिया जाता है। ये आपका रासायनिक। इनमें क्या है, जो इलेक्ट्रोड आपका जिस धातु की छड़ लगी होती है उसी धातु के लवण का विलयन इसमें डुबो दिया जाता है, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, एक पर एनोड और एक पर कैथोड, मतलब ये हमने क्या लिया था, जिंक लिया था, तो ये क्या करता है, हमारा एनोड का काम करता है, और इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये इस पर हमने कॉपर लिया था और ये जो होता है वो हमारा कैथोड का काम करता है, ठीक, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, पॉजिटिव आवेश होता है। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं। ये वोल्ट मीटर है और ये रहा आपका वैद्युत रासायनिक सेल। तो इस चित्र के माध्यम से ही हम इसमें अंतर की बात करेंगे, तो इस चित्र के माध्यम से ही हम अंतर समझेंगे। तो सबसे पहला अंतर देखिए आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले अंतर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, एक पात्र है, एक पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, क्या लगे हैं, एक पात्र के अंदर, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड, मतलब 2 पात्र हैं और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे हैं। तो पहला अंतर आप यही लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल में, इसमें एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक, एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें आपका पहला अंतर क्या रहेगा कि इसमें जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, ऐसे लिख लो, इसमें 2 पात्र में अलग अलग, 2 पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक, दोनों पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए सेकंड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है कि एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम, वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या किया जाता है, वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें बैटरी का प्रयोग करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं, बैटरी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें
वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, वैद्युत धारा प्रवाहित, वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बाह्य स्रोत, ये क्या है, बाह्य स्रोत है, बाह्य स्रोत, और वो क्या है हमारा बैटरी, बाह्य स्रोत बैटरी का प्रयोग करते हैं। क्या किया जाता है, बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बाह्य स्रोत बैटरी का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, इसमें देखिए सेकंड नंबर, इसमें क्या है, इसमें किसी भी बाह्य स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किसी बाह्य स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी बाह्य स्रोत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, आई होप कि अंतर आपको समझ में आ रहे होंगे, दूर से ही दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैटरी का प्रयोग है, लेकिन इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कोई भी प्रयोग, मतलब कोई भी ऐसा यंत्र नहीं लगाया गया या फिर कोई भी ऐसा बाह्य स्रोत नहीं लगाया गया है जिसके द्वारा वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए। ठीक, यहाँ पे देखिए तीसरा अंतर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि देखिए एनोड की बात करते हैं, यहाँ पे एनोड और यहाँ पे एनोड की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो एनोड है, मतलब इसमें जो एनोड है वो क्या है आपका, इसमें एनोड धन ध्रुव है। क्या है, धन ध्रुव। धन ध्रुव का मतलब क्या है, पॉजिटिव पोल है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल यानी कि धन ध्रुव होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें जो एनोड है, इसमें एनोड ऋण ध्रुव है, इसमें एनोड ऋण ध्रुव है, नेगेटिव पोल है। ठीक, ऋण ध्रुव होता है। ठीक, देख लीजिए यहीं से, यहाँ पे एनोड है और ये धन ध्रुव है, और यहाँ पे एनोड है तो वो ऋण ध्रुव है। तो इसमें यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है वो धन ध्रुव होता है, और जो वैद्युत रासायनिक सेल है इसमें एनोड जो होता है वो आपका ऋण ध्रुव होता है। तो ये अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, चित्र से ही दिखाई दे रहे हैं। चौथे अंतर की हम बात करते हैं, इसमें देखिए कैथोड की बात करेंगे तो इसमें जो कैथोड है, क्या है, कैथोड है, तो इसमें कैथोड जो है, कैथोड कौन सा ध्रुव है, ऋण ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, ऋण ध्रुव। तो इसमें कैथोड जो होता है वो ऋण ध्रुव होता है, और इसमें जो कैथोड होगा वो क्या होगा, इसमें कैथोड धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है। देख लीजिए यहाँ पे कैथोड है, ये पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पे कैथोड है, ये नेगेटिव आवेश है। यानी कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है इसमें जो कैथोड है वो आपका ऋण ध्रुव है, और इसमें जो कैथोड है वो आपका धन ध्रुव है। तो रासायनिक सेल में धन ध्रुव और जो हमारा अपघटनी सेल होता है इसमें ऋण ध्रुव होता है। आई होप कि आपको अंतर ये समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और इन टॉपिकों को, मतलब अपघटनी सेल और रासायनिक सेल को अगर इनको डीपली पढ़ना है, डीपली पढ़ने का मतलब इनके बारे में फुल डिटेल पढ़नी है। वैसे तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से आप पूरा मतलब सेल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में जैसे और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डीपली, कितनी धारा प्रवाहित होती है, कैसे ये बनता है, क्या सारी चीज़ें, इनमें कौन कौन वैद्युत अपघट लेते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको हमारी पिछली क्लासेस में मिल जाएगी। तो आप उन पिछली क्लासेस को देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आप अंतर की बात करते हैं तो ये बोर्ड एग्जाम में जो बहुत पूछा जाता है
और बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको बताऊं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। तो 4 अंतर हो गए हैं और 5वें अंतर की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साल्ट ब्रिज मतलब लवण सेतु का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे किसी भी ऐसे यंत्र का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। और 5वां अंतर इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें क्या है, लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लवण सेतु का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं पे आपको लवण सेतु नहीं दिख रहा होगा। और इसमें जो है लवण सेतु का प्रयोग करते हैं साल्ट ब्रिज का। क्यों करते हैं ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्यों किया जाता है, क्योंकि लवण सेतु क्या करता है, इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, मतलब विद्युत की उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है, प्लस परिपथ को पूर्ण करता है। तो परिपथ को पूर्ण करने के लिए और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम छठे अंतर की बात करें तो हमारा छठा अंतर जो होगा क्या होगा कि देखिए इसमें क्या है कि हम बैटरी का प्रयोग करते हैं और बैटरी करने पर जो अभिक्रिया होती है वो, यानी कि हम सीधे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया तभी होगी जब इनमें क्या है कि वैद्युत अपघटनशील जो है इसमें बैटरी का प्रयोग हम करेंगे। तो जब बैटरी का प्रयोग करेंगे तभी जो है मतलब अभिक्रिया होती है, ठीक, तभी क्या होती है, अभिक्रिया होती है। यानी कि इसमें क्या है, वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें बाह्य स्रोत की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो क्या होगी, स्वतः नहीं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया नीचे दिख रहा है ना, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं उत्पन्न होती है, स्वतः नहीं होती है, या स्वतः संपन्न नहीं होती है, इसे लिखो, स्वतः संपन्न नहीं होती है। यानी कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो स्वतः यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो जैसे ही हम लवण सेतु लगाएंगे अपने आप स्वतः अभिक्रिया जो होती है इसमें होने लगती है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः उत्पन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः उत्पन्न होती है, ठीक है। क्या होती है, स्वतः उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः उत्पन्न होती है और इसमें स्वतः उत्पन्न नहीं होती, संपन्न नहीं होती है। यहाँ पे उत्पन्न की जगह पे क्या लिखना है, संपन्न लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, संपन्न, ठीक। तो इसमें क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है वो स्वतः संपन्न नहीं होती है और इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है। क्योंकि लवण सेतु का हम प्रयोग करेंगे तो लवण सेतु का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं ये अभिक्रिया होने लगती है, ठीक है। तो ये रहे आपके अंतर, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्या है कि यहाँ से अंतर जब आप याद कर लेंगे तो दोनों सेल आपको क्लियर हो जाएंगे। और फिलहाल अगर अंतर आपको याद होंगे तो ये दोनों सेल आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एनोड धन ध्रुव कैथोड धन ध्रुव जो भी है, आपको एनोड कैथोड कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो जिससे कि क्या होगा कि आप सेल को बना सकते हैं और सेल का कार्य वगैरह जो भी होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के बाद हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको हम समझते हैं वैद्युत सेल या वैद्युत वाहक बल की हम बात करेंगे या सेल विभव की बात करेंगे। तो
उसके लिए हम चलते हैं, ठीक है। ठीक है, हम बात करते हैं सेल विभव की। सेल विभव, ठीक, इसे हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। सेल पोटेंशियल, ठीक, क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। और इसे हम वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स भी कहते हैं, ठीक। वैद्युत वाहक सेल विभव या वैद्युत वाहक बल, ठीक है। तो क्या होता है, हम वैद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे तो क्या होगा, सेल विभव भी इसे कहा जाता है और वैद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। और इसको मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में ईएमएफ भी कहा जाता है। पेपर में आपको मिलेगा, ज़्यादातर वैद्युत वाहक बल के नाम से मिलता है, या शॉर्टकट में आपको दे रखा होगा ईएमएफ यानी कि पेपर में आपको इस तरीके से भी दे रखा होगा हिंदी में, वैद्युत वाहक बल, ठीक, ऐसे करके इस तरीके से शॉर्टकट में भी आपको दे रखा होता है। पेपर में भी आपको शॉर्टकट में मिल जाएगा और या फिर ईएमएफ करके दिया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से वो दे दिया जाए। फिलहाल इसके दो नाम हैं, सेल विभव के नाम से भी पूछ लेते हैं, वैद्युत वाहक बल के नाम से भी पूछ लेते हैं। इस तरीके से शॉर्टकट में भी लिख देते हैं। आपको न्यूमेरिकल दे रखा होगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि ईएमएफ ज्ञात कीजिए या फिर वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हम समझते हैं सबसे पहले क्या है कि हमारा रासायनिक सेल की बात करें, जैसे अभी हमने आपको क्या बताया था कि रासायनिक सेल था, अभी हमने आपको अंतर बताया तो उसी में बताया कि रासायनिक सेल क्या होता है कि इसमें दो पात्र होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तो ये क्या होते हैं, दोनों अर्ध सेल होते हैं। मतलब एक हाफ सेल ये है, ठीक, और एक हाफ सेल ये है, ठीक, क्या है, एक हाफ सेल आ गया। तो अर्ध सेल, एक अर्ध सेल ये हो गया और एक अर्ध सेल आपका ये हो गया। अब इसमें ये इलेक्ट्रोड लगा है, क्या लगा है, इलेक्ट्रोड लगा है। तो इस इलेक्ट्रोड का मतलब जैसे विलयन में डुबाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड का क्या होगा, अपना आवेश होगा, इस इलेक्ट्रोड का अपना क्या होगा, आवेश होगा, और इस इलेक्ट्रोड पर अपना आवेश होगा, ठीक। मतलब दोनों अर्ध सेल हैं, जब दोनों अर्ध सेल हैं मतलब एक इलेक्ट्रोड और एक विलयन ये है और एक इलेक्ट्रोड और एक विलयन ये है। कहने का मतलब हमने पीछे आपको पढ़ाया था कि इसमें क्या करते हैं, हम जिंक धातु की छड़ लेते हैं, अब विलयन जो लेते हैं वो जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। इसमें क्या करते हैं, हम कॉपर की छड़ लेते हैं और कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। अब एक अर्ध सेल आपका ये बन गया, मतलब जिंक और जिंक सल्फेट का विलयन, एक अर्ध सेल आपका कॉपर और कॉपर सल्फेट का विलयन बन गया। तो इस पर जब अपना आवेश है, मतलब इस पर अपना आवेश है और इस पर अपना आवेश है, क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, निगेटिव आवेश होता है, दोनों अर्ध सेल ये पॉजिटिव आवेश होते, तो जब अपने अपने क्या हो गए, आवेश हो गए, जब ये अपने अपने आवेश हो गए तो इन पर जो विभव होगा, मतलब इस पर अपना विभव उत्पन्न होगा और इस पर अपना विभव उत्पन्न होगा, ठीक।
आई होप बात समझ में आ रही है कि जब आवेश इनका अपना है तो इनका विभव भी तो अपना होगा, क्योंकि जब जितना आवेश उत्पन्न होता है उसी हिसाब से विभव उत्पन्न होता है। तो जब इनका आवेश अपना है तो विभव भी अपना उत्पन्न होगा, ऐसे ही इसका अपना विभव आवेश होगा तो अपना विभव उत्पन्न होगा। तो क्या है, इन दोनों के विभव के अंतर को, मतलब इस वाले अर्ध सेल के जो विभव है इसका विभव और इस सेल का जो विभव है, तो इन दोनों विभव के अंतर का मतलब क्या है कि एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। कैसे होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए क्या होता है, अपचयन विभव की अगर बात करें तो एक पर क्या होता है आपका ऑक्सीकरण अपचयन विभव, ऑक्सीकरण, ठीक है। एक का विभव आपका ऐसे मान लीजिए, एक का उच्च है और एक का है आपका निम्न, ठीक। एक का उच्च है और एक का निम्न है। तो जो उच्च विभव है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और जो आपका निम्न है इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो इस पर ऑक्सीकरण होगा, जिसके पर उच्च विभव है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और जिस पर निम्न है उस पर अपचयन अभिक्रिया होगी। तो इन दोनों का जो विभव अंतर है वही अंतर क्या कहलाता है, आपका वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और इस वैद्युत वाहक बल को हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई सेल से, यानी कि ई सेल, चाहे तो हम इस तरीके से लिख लें चाहे इस तरीके से लिख लें, ठीक है। तो इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ई सेल से। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत रासायनिक सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, पीछे वाली हम क्लास में आपको बता चुके हैं। तो गैल्वेनिक सेल में आपके दो अर्ध सेल होते हैं, एक अर्ध सेल ये होगा और एक अर्ध सेल ये होगा। प्रत्येक अर्ध सेल का आवेश अलग अलग होता है। जब आवेश अलग होगा तो उनके विभव भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इन दोनों अर्ध सेलों के विभव के अंतर को, इन दोनों अर्धसेलों के विभव के अंतर को वैद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा ई सेल, क्या बनेगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड, क्या हो जाएगा, ई कैथोड और माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कैथोड से माइनस को, एनोड को हम घटा देंगे। लेकिन ये कब घटाएंगे जी, अपचयन विभव के लिए घटाएंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के लिए। किसके लिए, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के लिए, ट्रोड। जब हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा, ठीक, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव से लिख ले, इलेक्ट्रोड विभव से, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये किसके लिए है, हमारा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के लिए है। अगर यही क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो, क्या हो, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो, ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव से हमारा क्या हो जाएगा, यही फार्मूला उल्टा हो जाएगा। जो कैथोड है वो क्या बन जाएगा, एनोड से हम घटा देंगे तो आपका ये बन जाएगा ई सेल बराबर ई एनोड, क्या हो जाएगा, ई एनोड और माइनस ई कैथोड, माइनस ई कैथोड। यानी कि ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई एनोड और माइनस ई कैथोड, ठीक, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। ऑक्सीकरण के लिए, अपचयन के लिए इसको हम लगाएंगे और ऑक्सीकरण के लिए हम इसको लगाएंगे। ये आप ध्यान रखना, दोनों के लिए फार्मूला लगता है और पेपर में आपसे ऑक्सीकरण या फिर अपचयन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको लगा लेंगे। ये किसकी बात हो रही है, हमारी ई सेल की बात हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन विभव। अब एक शब्द आपने पढ़ा होगा, मानक, क्या पढ़ा होगा, मानक। अगर आपको शब्द दे दिया जाए मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव,
क्या है, मानक शब्द दे दिया, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। और दे दिया जाए मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, क्या दे दिया जाए, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो जब मानक शब्द जुड़ जाए, मतलब इसी के आगे मानक अगर हम जोड़ दें तो मानक इलेक्ट्रोड, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ई नॉट सेल। क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल। मतलब अगर मानक शब्द जुड़ जाएगा यहाँ पे तो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, और मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ई सेल जुड़ जाएगा। तो हमारा यही फार्मूला ई सेल, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट एनोड और माइनस ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा कब, जब हमारा मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया हो और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दिया हो। तो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के लिए यहाँ पे अगर हम मानक की बात कर दें, शब्द हमारा जुड़ जाए मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो यही फार्मूला हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मानक शब्द हम जोड़ रहे हैं तो हमारा फार्मूला ये रहेगा, और अगर हम केवल सेल की बात करें तो हमारा ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड रहेगा। दोनों फार्मूले सेम होंगे, लेकिन मानक को जब मानक शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसमें हम नॉट, मतलब नॉट से प्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उसमें नॉट जुड़ जाएगा, बाकी फार्मूले आपके सेम रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैद्युत वाहक बल इस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। होता क्या है, दो अर्ध सेल होते हैं जो वैद्युत रासायनिक सेल है, इन दोनों अर्ध सेलों के इलेक्ट्रोड विभव जो हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे सेल विभव भी कहते हैं, इसे शॉर्टकट में ईएमएफ भी कहते हैं, वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके आगे की जो क्लासेस रहेगी वो आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, मतलब जो आगे का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना, राम राम, धन्यवाद दोस्तों।